क्या खूब लिखा है किसी ने, संगत का जरा ध्यान रखना साहब, संगत का जरा ध्यान रखना साहब। संगत आपकी खराब होगी और संगत आपकी खराब होगी और बदनाम माँ बाप और संस्कार होंगे, माँ बाप और संस्कार होंगे। हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VLDA कैंपस पर। राम राम, नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग सभी को। और बच्चों आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की सीरीज यानी साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सेकंड जो सेट रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि आप लोगों को हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो बच्चों आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का भाई क्या कार्य है, क्या फंक्शन है, फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दीजिए। यह ठंडी वाष्प देने के लिए हवा को पेट्रोल के साथ मिलाता है, यह आग को नियंत्रित करता है, यह इंजन को ठंडा रखता है, यह जो करंट है, विद्युत है, उसको नियंत्रित करता है। वर्तमान नहीं भाई, करंट को क्या करता है, नियंत्रित करता है, विद्युत धारा को नियंत्रित करता है। तो एक बार फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए बच्चों। तो बच्चों इसका लाइव चैट में आंसर सभी दिया करो, ताकि एक हमारी क्लास का हेल्दी इन्वायरमेंट बना रहे और आप लोगों को आपका स्कोर पता चलता रहे। ठीक है, और आपको ये भी पता चलता रहे कि आप लोग कंपटीशन में कहाँ एग्जिस्ट करते हो। और लास्ट में बच्चों अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। ठीक है, तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा मेरे साथियों वो रहेगा ऑप्शन ए। यह ठंडी वाष्प देने के लिए हवा को पेट्रोल के साथ मिलाता है। क्या बिल्कुल सही रहेगा? जी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद भाई इसके बारे में जो कार्बोरेटर है, इसका जो मेन काम है वो फ्यूल और एयर को मिक्स करना है, ताकि इनका जो इंटरनल कंबशन है, ठीक है, इनसाइड एंड इंटरनल कंबशन इंजन यानी इंजन के अंदर जो फ्यूल है, फ्यूल का दहन हो सके, वो जल सके। ठीक है, और इंजन को एनर्जी मिले और वो क्या है आगे प्रोसीड कर सके। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा बच्चों? बिल्कुल सही। ये हरियाणा पुलिस कमांडो का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है भाई इस बार का। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, विद्युत बल्बों के फिलामेंट के निर्माण में टंगस्टन प्रयुक्त होता है क्योंकि उसकी। टंगस्टन का यूज होता है बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए। ठीक है, तो उसका यूज क्यों होता है? ये हरियाणा पुलिस कमांडो का क्वेश्चन है। पिछले मतलब पहले क्या होता था, आसान क्वेश्चन पूछे जाते थे। क्वेश्चन आसान कैसे पूछे जाते थे? ये पूछा जाता था बल्ब का जो तंतु है वो किससे बना हुआ होता है, आंसर दे देते थे सर टंगस्टन का। अब टंगस्टन का क्यों बना हुआ होता है, यानी लेवल थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है, तो आप लोगों को खुद को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा बच्चों, अपग्रेड करना पड़ेगा। पर फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए भाई, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, गलनांक उच्च होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है भाई, इसमें से हम ज्यादा एनर्जी पास करवाएंगे, ठीक है, वहां हीट ज्यादा होगी तो ये मेल्ट नहीं होगा, गलेगा नहीं, यानी खराब नहीं होगा, टूटेगा नहीं। समझ गए मेरी बात? इसीलिए जो बल्ब का जो फिलामेंट है वो किससे, टंगस्टन से बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है बच्चों, हाई होता है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी क्या है इसका, बिल्कुल करेक्ट। और हाँ बच्चों इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 619.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में इतना होता है, ये डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, केल्विन में आप बदल ही लोगे क्योंकि इसमें 273 जोड़ दोगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात भाई? तो इसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, लोह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों वो क्या रहेगा? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए।
शाबाश, वेरी गुड बच्चों। वेरी गुड मेरे साथियों, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, शाबाश। तो बच्चों आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा क्या रहेगा, एक बार लाइव चैट में आंसर देते रहिएगा। और ऑप्शन है ना थोड़ा सा अपग्रेड करना है, इसमें हमें लिखना है 3d6, ठीक है 3d6 थोड़ी सी मिसिंग थी ऑप्शन में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा आपका ऑप्शन बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही, ठीक है। ये क्या होगा 3d6 4s2। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, उम्मीद है आपको निकालना आता होगा, नहीं आता नो प्रॉब्लम बता देते हैं। तो देखिए बच्चों जो आयरन है, आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 26। कितना होता है 26। अगर जनरली हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमें पता है भी पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद आउटर मोस्ट सेल में कितने 8 8 8 आएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 8 और 8 16 और 8 24 और 2 26। तो यहाँ तक ये बात हमने कर ली, ठीक है 26 हो गए, 8 8 16 और 24 और 2 26, ठीक है। उसके बाद जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कितना करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बच्चों तो उसमें क्या होगा भाई, इसको हमें लिखना पड़ेगा क्या भाई, फर्स्ट सेल यानी 1s2, ठीक है, फिर लिखेंगे 2s2 यानी यहाँ, इसके बाद क्या आएगा बच्चे 2p6, ठीक है, उसके बाद 3s2, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो आएगा हमारा 3p6, उसके बाद आएगा बच्चों 4s2, ठीक है, और 3d6। और ये 3d6 यहाँ क्यों आया, आना तो यहाँ चाहिए था क्योंकि इनकी जो एनर्जी का जो लेवल है, जो एनर्जी का जो लेवल है वो ज्यादा है 3d6 का, इसलिए पीछे जाएगा ये, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो बच्चों यहाँ तक की बात होने के बाद हम इसमें ये कहेंगे भी यहाँ लास्ट में कितना आ रहा है 3d6 आ रहा है, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा देखो यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन पूरा फिल हो रहा है, जितने एस में आ सकते हैं उतने इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको हम ऐसे लास्ट वाले से दिखा देते हैं 4s2 3d6 से, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा और राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है, यहाँ 6 लगा देना। उसके बाद आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। यदि किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में लग रहे हो तो जो कुल बल होगा वो कितना होगा। इफ एन object experience 2 forces in opposite direction, the magnitude of resultant force will be equal to, दोनों बलों के जोड़ के बराबर होगा, दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा, दोनों बलों के वर्ग के जोड़ के बराबर होगा, या दोनों बलों के गुणनफल के बराबर होगा। हरियाणा पुलिस कमांडो में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवाया था प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। फटाफट से आंसर देते जाइए भी लाइव चैट में। तो बच्चों इसमें ये कह रहा है भाई एक डायरेक्शन इधर है और एक डायरेक्शन में इधर लग रहा है, ठीक है। तो इनका जो नेट फोर्स होगा, नेट बल होगा वो कितना होगा भाई, जितनी फोर्स इधर लग रही है, ठीक है, और जितनी फोर्स इधर लग रही है उसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही, क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल सही। और यहाँ पे नेट फोर्स 0 भी हो सकती है बच्चों, कितनी हो सकती हैं 0 भी हो सकती हैं। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। कौन सा कवक खाया जाता है, विच फंगस इज एडिबल। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था, ये क्वेश्चन आई थिंक VLDD 2019 के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। और सारे क्वेश्चन जो मैंने टेस्ट सीरीज में करवाए थे वो क्वेश्चन लगभग HSSC के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, SSC के एग्जाम्स में भी आते हैं, रेलवे के एग्जाम्स में भी टारगेटेड होते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि किसी भी सीरीज को मिस मत करना, हर एक सीरीज को जरूर देख लेना बच्चों, ठीक है, ताकि आप लोगों को आपके एग्जाम में जो स्कोर है बिल्कुल अच्छा बेटर हो सके, ठीक है, और आपकी जो ज्ञानवर्धन है वो रेगुलरली होता रहे। तो फटाफट से लाइव चैट में टपका दो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर रहेगा, जो HSSC ने माना है वो माना है ऑप्शन ए अमेनिटा,
क्या माना है, अमेनिटा। वैसे मोरकेला है बच्चों, ये भी कुछ सिचुएशन में जो फंगस है एडिबल है, बट मोस्टली किसको माना गया है, अमेनिटा को माना गया है। ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। किरचॉफ के नियम के अनुसार एक बंद लूप में करंट, प्रतिरोध एवं ईएमएफ का बीजगणितीय योग होगा। According to Kirchhoff's law, the algebraic sum of the products of current and resistance as well as EMF in a closed loop is, कि कितना होगा। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, ये ALM के एग्जाम में आया हुआ था। ALM क्या होता है, असिस्टेंट लाइनमैन के एग्जाम में जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, विद्युत जो निगम है, उसके क्वेश्चन में आया हुआ था हरियाणा के एग्जाम में भाई। ठीक है, तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दीजिए बच्चों। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ही लाए जाते हैं। शाबाश। तो बच्चों इन्होंने जो कहा किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग, तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग ये बात कही भाई, जब हम प्रोडक्ट करेंगे किसकी, एल्जेब्रिक सम निकालेंगे किसका, करंट की प्रोडक्ट का, रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट का और ईएमएफ की प्रोडक्ट का। ठीक है, तो वो कितना आएगा, वो आएगा बच्चों 0। करंट की प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ करंट रेजिस्टेंस आई एंड आर प्लस आर और जो ईएमएफ है उसकी प्रोडक्ट प्लस ईएमएफ और करंट की प्रोडक्ट, इनका सम कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। प्राथमिक विद्युत वितरण है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज कितनी होनी चाहिए बच्चों, फटाफट से लाइव चैट में टपका दीजिए भी आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश जी बच्चों, बस ऐसे ही जवाब देते रहिएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा साथियों, वो रहेगा 11 किलो वोल्ट। ठीक है, 11 किलो वोल्ट बिल्कुल सही रहेगा। बट एक जो संशय है वो ये कहते हैं भाई, जो ऑफिशियली जो आंसर है वो 11 किलोवाट है, बट अगर आपको 11 किलोवाट ऑप्शन में ना मिले तो ये रेंज आपकी हो सकती है 2.4 किलोवाट, यानी मिनिमम कितना होगा, 2.4 किलोवोल्ट से कहां तक हो सकता है, ये हो सकता है 33 किलोवोल्ट तक। ठीक है, प्राइमरी कितना माना गया है, 11 किलोवोल्ट। ये ऑप्शन में ना मिले, रेंज में दिया हो तो ये मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। बड़ा गजब का क्वेश्चन है। एक तार की लंबाई उसके क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल से दोगुना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। लेंथ एंड एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर आर डबल्ड, तो इसका जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो कितना होगा। एक बार फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए। तो बच्चों फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दीजिए, फिर मैं बताता हूं कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा और हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर वीडियो क्लास अच्छी लग रही है बच्चों, लाइक करके शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस आप लोगों ने अच्छे से देख रखा है भी क्या होता है। एग्जांपल आपके सामने, अगर आपने घर पे ध्यान से देखा हो, घर पे देखो जो बटनें लगी होती है उनके साथ एक छोटी सी लाइट जलती है ना। ठीक है, उस लाइट के साथ एक तार जुड़ी हुई होती है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो उस तार को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। कोई भी घर पे बल्ब खराब हुआ मिल जाए तो उसको निकाल लेना, उसमें से देखोगे आपको छोटे छोटे काफी सारे रेजिस्टेंसेस भी मिलेंगे, कैपेसिटेंस भी उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें मिल जाएगी। कभी मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो जैसे है बच्चों, रेजिस्टेंस का जो हम फॉर्मूला करते हैं, तो वो फॉर्मूला है मेरे साथियों R इज इक्वल टू रो L बाई A। अब इसने कहा भाई एक तार की जो लंबाई है और जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है, दोनों को इसने क्या कर दिया, दुगना कर दिया। यही बात इसने कही है। ठीक है, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर आर डबल्ड। अब R इज इक्वल टू रो, लेंथ को भी डबल कर दिया, लो जी एरिया को भी डबल कर दिया। 2 से 2 कट हो जाएगा तो ये देगा R इज इक्वल टू रो L बाई A। यानी बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन ए, अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी बदलाव नहीं आएगा।
ठीक है, अगर लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया को दोनों को हम पैरेलल में बराबर ही बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बच्चों जैसा कि हमने फॉर्मूले में देखा R इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। अब ये रो है ना, ये होती है रेजिस्टिविटी, ये दिखाती है भी उसमें कितना करंट वो कंज्यूम कर रहा है, कितना करंट रुक रहा है। ठीक है, रेट को दिखाती है। लेंथ हो गई तार की लंबाई, ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जितना लंबा तार होगा रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ज्यादा। जितना लंबा तार होगा रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ज्यादा। ठीक है, और एरिया की बात करते हैं। एरिया होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब उल्टा। उल्टा आपको पता है भाई, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्रॉस सेक्शन के एरिया की बात कर रहा है, तो ये होता है क्रॉस सेक्शन का एरिया, ये मोटाई है, इस मोटाई की बात कर रहा है। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात? इतनी बात समझ आ गई तो बड़ी अच्छी बात है। इस फॉर्मूले को ध्यान रख लेना, काम चल जाएगा मेरे साथियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, मानक प्रतिरोध बनाने के लिए कंस्टेंट जो तार है उसका प्रयोग किया जाता है। तो क्यों किया जाता है भाई, बता दीजिए फटाफट से लाइव चैट में। कंस्टेंट वायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बिकॉज इट हैज, भाई फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दो। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और आप लोगों इसका आंसर भी दे सकते हो अगर स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ ली तो। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये क्या चीज है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कंस्टेंट है वो क्या है बच्चों, एक एलॉय है। एलॉय किसकी है, कॉपर प्लस, किसकी है बच्चों, कॉपर प्लस निकल की। कॉपर प्लस निकल की ये क्या है, एक एलॉय है। ठीक है, तो इनका जो मेन फीचर है वो ये है भी, इसकी रेजिस्टिविटी है ना वो कांस्टेंट होती है एक बड़ी रेंज के टेम्परेचर पे। ज्यादा टेम्परेचर है, चाहे टेम्परेचर कम हो जाए ज्यादा हो जाए, वहां पे इसकी रेजिस्टिविटी, इस वायर की रेजिस्टिविटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है ना बच्चों, तो इसके कारण लो टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंदर इसमें ये रेजिस्टेंस होगा, इसीलिए इसका यूज किया जाता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस में भी, ताकि कम टेम्परेचर पे भी कोई प्रभाव ना पड़े रेजिस्टेंस पे और ज्यादा टेम्परेचर पे भी कोई प्रभाव ना पड़े रेजिस्टेंस पे। तो रेजिस्टेंस का जो ये बात समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए भाई हम रेजिस्टेंस का प्रयोग क्यों करते हैं। क्योंकि बच्चों मैंने जो बत्ती, छोटी सी बत्ती वाला आपको एग्जांपल दिया, घर पे छोटी सी लाइट लगी हुई होती है, उस लाइट के साथ रेजिस्टेंस को लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, ताकि ज्यादा करंट आए तो वो बत्ती खराब ना हो। उस छोटी सी लाइट को आप डायरेक्ट प्लग में लगाओगे तो वो फ्यूज हो जाएगी, पटाखा मार जाएगी। ठीक है, तो उसको जितनी वोल्टेज चाहिए, जितना करंट चाहिए, उतना करंट प्रोवाइड करने के लिए वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है, रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। और रेजिस्टेंस को कंस्टेंट से इसलिए बनाया जाता है कि अगर वहां पे तापमान ज्यादा हो जाए, रुकावट के कारण करंट को रोकेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होने पे उस रेजिस्टेंस पे कोई प्रभाव ना पड़े, इसके लिए किसका यूज किया जाता है, कंस्टेंट वायर का यूज किया जाता है रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए। अगर ये बात समझ आ गई है तो लाइव चैट में लिख दो ओके रिपोर्ट। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं हम आगे। देखिए जी, आगे है क्वेश्चन नंबर 10। कैपेसिटेंस, व्हाट इज कैपेसिटेंस सी है, वोल्टेज वी है, इलेक्ट्रिक चाई क्यों है, के बीच सही संबंध क्या होगा। इलेक्ट्रिक चाई नहीं बट यहाँ आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज या आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश। ठीक है, इस चीज को ध्यान से सही कर लेना भाई, आवेश। तो ये कहता है व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कैपेसिटेंस सी, वोल्टेज वी एंड इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू। इसमें क्या रिलेशन होगा बच्चों, एक बार फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए। शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये +2 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, C इज इक्वल टू Q बाय
V, C इज इक्वल टू Q बाई V। क्या होगा इसका राइट आंसर? C मीन्स कैपेसिटेंस, Q मीन्स चार्ज यानी आवेश, और V मीन्स विद्युत धारा यानी वोल्टेज। ठीक है बच्चों, विद्युत विभव बोल सकते हैं हिंदी में, इसको धारा नहीं बोल देंगे, धारा का मतलब होता है करंट। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई है, बड़ी अच्छी बात है। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक वयस्क मनुष्य औसतन उत्पन्न करता है भाई इन अडल्ट ह्यूमन ऑन एन एवरेज प्रोड्यूस, भाई कितना जो पेशाब है, मूत्र है, यूरिया है उसकी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, यूरिन। ठीक है, तो एक बार फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए बच्चों। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, बस आप इनके आंसर देते जाइए। जी बच्चों, बड़े अच्छे स्टूडेंट है भाई, इसी तरह से जुड़े रहिएगा, जवाब देते रहिएगा बच्चों, आपको ऐसे अच्छे अच्छे गजब गजब के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन, राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। 1 से 2 लीटर यूरिन पर डे प्रोड्यूस करता है ह्यूमन बॉडी, अडल्ट ह्यूमन बॉडी। वैसे इसकी एवरेज मानी जाती है बच्चों 1.8 लीटर पर डे। ठीक है, 1 से 1.8 लीटर पर डे, तो ये लगभग लगभग इसी में लाई करता है। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिल जाए क्लिक कर देना, दोनों साथ आ जाए तो इसको प्रेफरेंस देनी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। पानी की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर? तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए, ये भी आपके ALM के एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का। जी बच्चों, शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चों जो पानी में अस्थायी कठोरता आती है वो किस कारण आती है? उसका जो रीजन है वो है थर्मली अनस्टेबल जो केमिकल्स होते हैं, थर्मली अनस्टेबल केमिकल्स जो होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, और इसके साथ साथ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। जब ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद वाटर क्या हो जाता है? टेम्परेरी हार्ड हो जाता है। और इसकी जो टेम्परेरी हार्डनेस है बच्चों, इसके कैसे दूर किया जा सकता है? तो इसको गर्म करके, ठीक है, हीट करके क्या किया जा सकता है? इसको दूर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। बड़ा गजब का क्वेश्चन है। If measured temperature on Fahrenheit scale is 200 degree Fahrenheit, then the reading on Celsius scale will be। तो सेल्सियस स्केल पे रीडिंग क्या होगी? फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दीजिए बच्चों। ठीक है, फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश। वेरी गुड, वेल डन मेरे साथियों। तो शाबाश भाई, फटाफट से आंसर देते जाइए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर निकालना है वो कैसे निकालना है? उसका एक फॉर्मूला है कि हमें जितना फ़ारेनहाइट दिया है, ठीक है, उसमें से 32 माइनस कर दो और 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 200 है बच्चों, 200 में से 32 माइनस करो और उसको फिर 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 में से 2 गया बच्चे 8, 9 में से 3 गया 6, 168 बाय में 5/9। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये देगा 93.3 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी क्या रहेगा बच्चों? बिल्कुल सही। क्या रहेगा? बिल्कुल सही। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ठीक है जी, समझ आ गई है तो बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी ये फॉर्मूला आपका बन गया, एक याद रख लेना, डिग्री सेल्सियस है वो इक्वल होगा फ़ारेनहाइट माइनस, फ़ारेनहाइट में जितना डिग्री फ़ारेनहाइट में जितना टेम्परेचर दे रखा उसमें से 32 माइनस करना है और मल्टीप्लाई करना है 5/9 से। ठीक है जी बच्चों, और अगर फ़ारेनहाइट निकालना पड़ जाए तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई में 9/5 प्लस में हो जाएगा 32। ये दो फॉर्मूले हैं बच्चों, एक याद रख लेना, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। Which one of the following is associated with the formation of brown air in traffic congested cities? निम्नलिखित में से कौन सा यातायात भीड़ भाड़ वाले शहरों में भूरी हवा के निर्माण में जुड़ा हुआ है? तो फटाफट से लाइव चैट में टपका दीजिए भाई, इसका आंसर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है,
शाबाश, वेरी गुड बच्चों। शाबाश जी शाबाश, फटाफट से आंसर देते जाइए भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो गैस है रिस्पॉन्सिबल है ब्राउन एयर के लिए ट्रैफिक कंजस्टेड सिटीज में, वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या है बच्चों? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब नाइट्रोजन मिक्स होगी ऑक्सीजन के साथ तो उस टाइम क्या फॉर्म होगा? ब्राउन कलर्ड एयर फॉर्म होगी, प्रोड्यूस होगी। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन बी। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। आतिशबाजी में हरी ज्वाला उत्पन्न होती है। इन फायर वर्कर्स द ग्रीन कलर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दिस। किसके कारण होता है बच्चों? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई, फटाफट से आंसर देते जाइए। शाबाश। और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना भाई लाइव चैट में, ठीक है। और ये सीरीज आप लोगों के लिए डिजाइन की गई है बच्चों, स्पेशली जो बच्चे एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, ठीक है। किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, बैरियम के कारण। क्या रहेगा? बैरियम के कारण जो पटाखों में हरे कलर की जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है वो किसके कारण होती है? बैरियम के कारण होती है बच्चों। उसके बाद ये मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे, बड़ा गजब का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। फटाफट से आंसर देते जाइएगा। क्या कह रहा है कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण इसकी उपस्थिति है। किसके कारण होता है भाई? मैंने बताया भी था आपको, एक बार फिर से रिपीट हो चुका है एएलएम के एग्जाम में ये क्वेश्चन। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए मेरे साथियों। शाबाश शाबाश बच्चों शाबाश, फटाफट से आंसर देते जाइए भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट का मतलब क्या है? इसको हम बोल सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बट बाइकार्बोनेट यहाँ क्या आ गया कि जैसे हमने इसको लिखा CaHCO3 और क्या कर दिया हमने? ट्वाइस कर दिया। तो ये ट्वाइस है ना, इसके मतलब इसके लिए क्या लग गया यहाँ? बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसी तरह से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का इसमें फॉर्मूला लिखेंगे, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट का HCO3 और ट्वाइस लगा देंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे, लिंग गुणसूत्रों के अलावा अन्य गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का। शाबाश बच्चों शाबाश, फटाफट से आंसर देते जाइए भाई। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए और फटाफट से आप इनका जवाब दे सकते हैं। जैसे देखिए बच्चों, तो अब इसने कहा भाई, जो बात इसने कही उसको पकड़ लीजिए। इसने कहा सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम आपको पता है कितने होते हैं? तो बच्चों इसमें जो आपको पता है भी सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 2, ठीक है। और टोटल जो क्रोमोसोम्स के हैं बच्चों वो होते हैं 46। कितने होते हैं? 46। 46 में से 2 सेक्स क्रोमोसोम माइनस कर देंगे, पीछे रह जाएंगे 44। और ये जो 2 है ये तो सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, 44 क्या कहलाएंगे? ये तो ऑटोमेटिकली सभी में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इनको कहते हैं बच्चों ऑटोसोम्स। क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। ऑप्शन सी क्या होगा इसका? बिल्कुल सही। क्या रहेगा बच्चों? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहता है? ध्यान से देख लो। इनमें से कौन सा एक उभयचर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब जो धरती पे भी रहता हो, वाटर में भी रहता हो, दोनों जगह सरवाइव करता हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हम एम्फीबियन कहते हैं। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए बच्चों। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और वीडियो क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना। शाबाश भाई। तो राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन बी, मेंढक और फ्रॉग। क्या रहेगा बच्चों? मेंढक और फ्रॉग। और कल की क्लास में 2 बच्चों ने सभी क्वेश्चंस का लगभग आंसर दिया था, 2-3 बच्चों ने, मोनू
ठीक है, और एक थे फैक्ट बाय पवन, और इसके साथ साथ एक गुड़िया थी जिसका नाम आई थिंक सारिका था, ठीक है, और इसके साथ साथ एक हिमांशु नाम का लड़का भी था। इन बच्चों ने आंसर्स लाइव चैट में दिए थे। वेल डन बच्चों, इसी तरह से मेहनत करते रहिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन बी, मेंढक यानी फ्रॉग। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे, बड़ा गजब का है। लवणीय जल में उगने वाले पादपों को क्या कहा जाता है? कि प्लांट्स दैट ग्रो इन सैलाइन वाटर आर कॉल्ड। ये भी एलएम के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, तो एक बार फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का। शाबाश, वेल डन मेरे साथियों, वेल डन। फटाफट से आंसर देते जाइए भाई, शाबाश। बस इसी तरह से, और वीडियो क्लास अच्छी लग रही है ना बच्चों, सभी लाइक करके शेयर जरूर कर देना भाई, ठीक है। यही छोटा सा कोऑपरेशन आप लोगों से हमें चाहिए। जो सहयोग हम आपने दिया था हमें, हमको VLDD एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस कवर करवाने में, उसी तरह से हम आप सहयोग चाहते हैं, हम आपसे सहयोग चाहते हैं इस सीरीज को कंप्लीट करने में। तो इसी तरह से कोऑपरेट करते रहिएगा और अपना ज्ञानवर्धन करते रहिए बच्चों, ठीक है। फटाफट से आंसर दे दो भाई। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा उसको हम कहेंगे ऑप्शन सी। हमारा क्या रहेगा? बिल्कुल सही, हेलोफाइट्स। क्या कहेंगे? हेलोफाइट्स। हेलोफाइट प्लांट है बच्चों जो ग्रो होता है वाटर के अंदर, ठीक है, और कमिंग इनटू कांटेक्ट विद सलाइन वाटर थ्रू इट्स रूट्स और बाय सॉल्ट स्प्रे। तो इनको हम क्या है, ये कहाँ बच्चों? सच इन सलाइन सेमी डेजर्ट्स, सलाइन सेमी डेजर्ट्स में ये पाए जाते हैं, ठीक है। और प्लांट्स ग्रोविंग इन हैबिटेट्स वेयर वाटर सप्लाई इज एब्सेंट, और जहां पे पानी की सप्लाई कम होती है बच्चों, ठीक है, या जिनको हम कहेंगे फिजियोलॉजिकली जो ड्राई एरियाज में होते हैं उनको हम कहेंगे जीरोफाइट्स। क्या कहेंगे उनको? जीरोफाइट्स कहेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो इसके बाद आइए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका राइट आंसर आपको बता ही दिया मैंने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। जीन क्लोनिंग क्या है? जीन क्लोनिंग में निम्न में से कौन सा उपयोगी है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूजफुल इन जीन क्लोनिंग? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए बच्चों, शाबाश, वेरी गुड भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन ई, प्लास्मिड्स। क्या रहेगा? ऑप्शन ई, प्लास्मिड्स। ऑप्शन ई, प्लास्मिड्स, ठीक है। उसके बाद आइए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। बड़ा गजब का क्वेश्चन है। जलवायु उद्देश्य है परिवर्तन पर क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल ऑन क्लाइमेट चेंज, कि वातावरण के अंदर जो चेंज आते हैं, ठीक है, उस पे क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए बच्चों। ये क्वेश्चन भी आपका ALM के एग्जाम में आया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर फटाफट से दे दीजिए बच्चों लाइव चैट में। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन ए, बाइंडिंग ऑब्लिगेशन ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीज टू रिड्यूस एमिशन। औद्योगिकृत देशों हरित गृह गैसों के उत्सर्जन घटाने के लिए बाध्य करना, ठीक है, बाय कमिटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीज एंड इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन टू लिमिट एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन इन अकॉर्डेंस विद एग्रीड इंडिविजुअल टारगेट। यानी इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो उद्योगों से ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं इनको कंट्रोल करना। इनको कंट्रोल करने के लिए जो उद्योग वाले, जो औद्योगिकृत देश हैं, उनको क्या करना? बांधना इस चीज में, भाई वो ये काम करेंगे ही करेंगे। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। वह जीव जो मृत जीवों तथा जीवित जीवों के मल पर पोषित रहता है तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए भाई। और बच्चों मैं आपको यही कहूंगा कि इस बार अगर आप हरियाणा का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो EVS की तैयारी अच्छे से कर लेना, फिर मत कहना कि सर बताया नहीं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन बी, डिकम्पोजर्स, कि जो मरे हुए जीवों पे उत्पन्न होते हैं, सरवाइव करते हैं, उनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं।
वो क्या है, मरे हुए गले सड़े जो पदार्थ है उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डिकम्पोज करके मिट्टी में ही बदल देते हैं, मिट्टी में क्या कर देते हैं बच्चों, मिक्सअप कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स। कार्निवर्स कौन से होते हैं, जो मांस खाते हैं, जैसे डियर को खाते हैं, हिरण को खाने वाले हो गए, ठीक है। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो उत्पादन करते हैं। कंज्यूमर्स क्या होते हैं बच्चों, उपभोक्ता। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे, मृदा में अत्यधिक घुलनशील फोस्फेटिक उर्वरक मिलाने से वह पादप वृद्धि को इसके द्वारा प्रभावित कर सकता है। द एडिशन ऑफ एक्सेस सोल्यूबल फोस्फेटिक फर्टिलाइजर्स टू सोइल में अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ को कैसे अफेक्ट कर सकता है बच्चों, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 23, शाबाश। तो बच्चों 23 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, जिंक की उपलब्धता को घटा कर। ठीक है, कि अगर हम उसमें फोस्फेटिक फर्टिलाइजर्स का मिट्टी में ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, तो वो प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो फोस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या है, जिंक का जो अमाउंट है सॉइल में उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे बच्चों, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो प्लांट है, प्लांट की ग्रोथ पे क्या पड़ेगा, गहरा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 24, उभार मृतिका उच्च मृदा जो सूखने पर ज्यादातर टूट जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सिकुड़न, अपरूपण तथा मृदा व्यापक झुकाव होता है। तो इसकी लाक्षणिकताएं हैं, सोयल हाई इन स्वेलिंग क्लेज विच क्रैक वाइडली अपॉन ड्राइंग, रिजल्ट्स इन श्रिंकिंग, शीयरिंग एंड शोल मास मूवमेंट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ये किस मिट्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 का फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए। शाबाश, वेल डन। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों वर्टिसोल्स। ये किसका है, वर्टिसोल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पे, द इंसेक्टिसाइड एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन द ईयर। संसद द्वारा कीटनाशी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। हरियाणा पुलिस कमांडो का क्वेश्चन है बच्चों ये, और बिल्कुल गजब का क्वेश्चन है। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए। और बच्चों इसके बाद अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताना, ताकि आपके एक लाइक और कमेंट से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको इसी तरह से क्लास प्रोवाइड करते रहें। तो बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1968 में। कब, 1968 में जो भारतीय पार्लियामेंट है, भारतीय संसद है, इसने कीटनाशी अधिनियम पारित कर दिया था बच्चों। ठीक है, ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। और आप लोगों ने क्लास को लास्ट तक देखा बच्चों, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। बट वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना और वहां ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। और आप हमारी पीडीएफ फाइल्स पाने के लिए बच्चों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अब मिलेंगे साथियों हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।